जी जी बिस्मिल्लाह। प्रोफेसर राशिद महमूद साहब, ओवर टू यू फॉर द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। Alright, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहने वाला है। और अल्लाह की तस्बीह करो उस वक्त भी जब तुम्हारे पास शाम आती है, और उस वक्त भी जब तुम पर सुबह तुलू होती है। और उसी की हम्द होती है आसमानों पर भी और जमीन में भी। और सूरज ढलने के वक्त भी उसकी तस्बीह करो, और उस वक्त भी जब तुम पर जोहर का वक्त आता है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, इतना खूबसूरत आपने, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वेरी ब्यूटीफुल रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। एंड आमीन। with this recitation of Holy Quran, I will request all people to mute your mics. आजकल 15 सितंबर से, since 15 सितंबर, पाकिस्तान has launched एन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, और उसके बहुत सारे नेगेटिव जो कमेंट्स सोशल मीडिया पे आते हैं। तो एट द प्लेटफॉर्म ऑफ पीएमए, एट द प्लेटफॉर्म ऑफ वुमेन मेडिकल कॉलेज, एट द प्लेटफॉर्म ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट, पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट, and Women Medical Association of Pakistan, we have conducted so many workshops। और एक छोटा सा पैगाम है। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आमना जिया यूसुफ है और मेरा ताल्लुक गायनी के शोबे से है, जो गंगाराम अस्पताल में यूनिट 3 के तौर पे मौजूद है। और ना सिर्फ गायनी बल्कि गायनी ऑन्कोलॉजी, यानी कि औरतों में कैंसर का जो शोबा है उससे वाबस्ता हूँ। आजकल हमारी गवर्नमेंट ने HPV वैक्सीन लॉन्च किया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। सर्वाइकल कैंसर एक मुनफरिद कैंसर है, क्योंकि हमें इसके बारे में मालूम है कि ये एक वायरस जो HPV वायरस कहलाता है उसकी वजह से होता है। इसमें अगर हम छोटी उम्र में बच्चियों को ये वैक्सीन लगाएं, जिस तरह 9 से 14 साल की उम्र में कहा गया है, तो बाय द टाइम वो उस सने बलूगत को पहुंचे कि उनकी शादियां हों, उस तमाम पीरियड में उनके अंदर वो कुव्वत मदाफत पैदा हो जाती है, वो स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है कि वो उस डिजीज को, उस वायरस को फाइट कर सके। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV वैक्सीन मौजूद है और तमाम तरक्याती ममालिक जिस तरह USA, UK, यूरोप, इन सब जगहों पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं। एशिया के लिए खास पैगाम जो WHO की तरफ से है कि एशिया में इस कैंसर की तादाद ज्यादा है। इसकी वजह बेसिकली हमारी इम्यूनिटी का कम होना है। हम अगर ये वैक्सीन अपनी बच्चियों को लगाएंगे तो हम उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर कर सकते हैं। ये मुफ्त इसलिए मिल रहा है क्योंकि गावी एक कंपनी है जो पूरी दुनिया में वैक्सीन मुफ्त प्रोवाइड करती है। सर्वाइकल कैंसर का इलाज यकीन कीजिए बहुत मुश्किल है। मैं उस स्टेज में पेशेंट्स को देखती हूँ कि जब हम उनके लिए शायद कुछ भी नहीं कर पाते, ना हम उनकी सर्जरी कर पाते हैं, और अगर रेडियोथेरेपी के लिए भेजते हैं तो वो भी एक बहुत मुश्किल इलाज होता है। आपकी बच्चियों को आपकी तरफ से एक अच्छा तोहफा रहेगा। खुदा उनकी जिंदगी बचाइए। थैंक यू। प्यारे पाकिस्तानियों, तो दिस वाज अबाउट आवर मैसेज, एंड hopefully this message will go all over the Pakistan and all over the world. Or now let's talk about today's session. Dr. Imrana Tanveer, Associate Professor of Faculty of Medicine, Arabic, uh, Brothers King Abdul Aziz University Jeddah and Kingdom of Saudi Arabia. Over to you, Dr. Imrana Tanveer. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थोड़ा सा तारफ करा दें अपना। जी सर, श्योर, बिल्कुल सर। पहली बात तो ये कि सर से बहुत सीखा। पहली मुलाकात हमारी शौकत खाने में हुई थी। आई एम बेसिकली ग्रेजुएट ऑफ इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, और मैंने अपनी रेजिडेंसी प्रोग्राम पर शौकत खानम में किया। और वहीं से सर से मुलाकात के बाद रिसर्च से बहुत ज़्यादा हुआ कि रिसर्च करनी चाहिए, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ।
फिर रिसर्च की बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ की। और जिस तरह मैं तो अपने जूनियर्स को यही मशवरा देती हूँ कि हमेशा कोलैबोरेशंस करें, ग्रुप्स बनाएं, रिसर्च करें इंटरनेशनली नेशनली। जिस तरह हम शेयरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आपके पैसे की हो या आपकी नॉलेज की हो, और जितना आप शेयर करते हो उतना ही आप ज़्यादा लर्न करते हो। मैं अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स के साथ काम कर रही हूँ। ये जो मेरा काम एपिजेनेटिक्स के ऊपर है, जो मैंने 15 साल पहले शुरू किया कैनेडियन मैगिल ग्रुप के साथ, अभी भी इसमें ट्रायल्स में, हम फेज़ 3 ट्रायल्स में हैं। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि एपिजेनेटिक्स पे इसलिए बात करूं बिकॉज ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, इट्स न्यू। और जहाँ तक हमें लगता है कि जो अपकमिंग एरा आ रहा है वो जेनेटिक्स तो हैं ही, चल ही रही हैं, पर एपिजेनेटिक ड्रग्स का आएगा। और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स शो कर रहा है, ऑल्दो अभी तक ज़्यादा तो रिसर्च में ही है। कुछ ड्रग्स आ गई हैं जैसे हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। मैंने दुबई में भी काम किया। उसके बाद फिर मैंने सऊदी अरेबिया, आई केम हेयर इन 2018, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली जद्दा बेस्ड है, और हम 150th मतलब 150 यूनिवर्सिटीज़ ओवर द वर्ल्ड वाइड जो है उसमें हमारा काउंट आता है। और हमारी 3 ब्रांचेस हैं, 2 जद्दा में और एक राबेग में। मैं बिलोंग करती हूँ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन राबेग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। और यहाँ आकर मैंने डिजिटल लैब्स भी बनाई सेंट्रल, और रिसर्च में भी काफ़ी काम किया, और मज़ीद कोलैबोरेशंस की। और इसीलिए सर के साथ भी, और वैसे भी कोशिश होती है कि पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कोई कॉन्फ्रेंसेस यहाँ की जाएं। काफ़ी ग्रुप्स आते हैं तो हम उनको मैनेज करते हैं यहाँ। एनीबडी इंटरेस्टेड, सो प्लीज़ लेट अस नो। दूसरा, मैं एक और बात भी करूँगी। मैं एक मेडिकल वेबसाइट चला रही हूँ डॉक्टर 13 के नाम से। उसका बेसिक जो एम है वो यही है हमारा, कि हमारे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स आते हैं वो इतने ब्लाइंडेड होते हैं बाय द टाइम वो ग्रेजुएट करते हैं, चाहे वो नर्सिंग है, चाहे वो मेडिकल लेबॉरेटरी है, चाहे वो हमारे MBBS और डेंटल ग्रेजुएट्स हैं। बिल्कुल आइडिया नहीं होता उन्हें कि गल्फ़ में कैसे compete करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं वहाँ भी थी पाकिस्तान में, तब भी मैं यही कहती थी कि हमें मिलकर कंपटीशन हमारा जो है वो इंडियन से और चाइना से और इजिप्शियंस और इन लोगों से है, हमारे अपकमिंग बच्चे। और हमें इन्हें गाइड करना है कि कैसे इन्होंने compete करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर जॉब्स। आई थिंक आपको ही पता है, स्टार्ट्स के मुताबिक हमारा जो यंग बच्चा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 till 45, वो इस वक्त पाकिस्तानी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है। और ये एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको हमने चैनलाइज करना है। आप सब लोग मुझसे ज़्यादा लर्निड हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लेट्स मतलब लाइक पाकिस्तानी बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है जैसी जॉब पोस्टिंग्स आएँ या कोई ऐसी लाइसेंसिंग की बात आए, हम फ़ौरन से बच्चों को गाइड करते हैं। लेकिन ज़रा बहुत लिमिटेड है। आप लोग ऐसी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं जहाँ पे प्रॉबेबली आप मैसेस को कर सकते हैं। और हमारे अंडर ग्रेड्स, चाहे वो नर्सिंग के हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं या डेंटल हैं, उनको 3rd ईयर से ही अगर मैपिंग करनी शुरू कर दिया जाए फॉर कैरियर सर्चिंग, तो आई थिंक हम बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकेंगे इंडियंस को और चाइनीज़ को। सो जी, फॉर दिस मैसेज, मैं और माई नंबर इज़ अवेलेबल फॉर एनी ऑफ माई जूनियर कॉलीग। आई रियली रिस्पेक्ट माई जूनियर कॉलीग्स, और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। इसलिए और प्लीज़ कम्युनिकेट भी करें। यहाँ सऊदीज़ आर वेरी प्रोग्रेसिव। मतलब वहाँ बैठकर मुझे भी लगता था कि शायद हम कोई रेगिस्तान में ऊँट होते हैं, लेकिन यहाँ के पता चलता है कि वो हमसे बहुत आगे हैं। और चाहे टॉक ऑफ रिसर्च और टॉक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत वो आगे हैं हमसे। हमें उनसे सीखना चाहिए, आना चाहिए, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, यहाँ उनसे मिलना चाहिए, उनसे कोलैबोरेट करना चाहिए। ऑल ओवर द मिडल ईस्ट ही बहुत प्रोग्रेस हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अब हम टॉपिक पे जाते हैं अपने। सर, चाहूँ मैं शुरू कर दूँ सर? जी जी, करें, ओवर टू यू। हाँ, करें। ओके। मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा ऑडियंस जो है उनको उर्दू में भी बात कर सकती हूँ, बिकॉज ज़रा समझाना आसान हो जाता है अपनी लैंग्वेज में। मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों से कि कितने लोग एपिजेनेटिक्स के बारे में
कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है या बिल्कुल नहीं है, सो आप मैं यूं ज़रा समझिए, हमें जीरो से शुरू करें। ओके। तो एपी एपी बेसिकली एपी वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है like something above the genetics. So epigenetics basically हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ जो हमारी genetics को इफेक्ट कर रही है। और आज के टॉपिक में जब हम टारगेट करें माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द एपिजेनोम और डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशन, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि एपिजेनेटिक्स कैसे ट्यूमर की माइक्रो इन्वायरमेंट यानी कि ट्यूमर सेल्स के जो इर्द गिर्द हो रहा है और वो कैसे इन्वेसिव हो रहा है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। सो मेरा फोकस ज़्यादा मेटास्टैटिक डिजीज़ की तरफ होगा। आई टॉक अबाउट द ग्रेड 1 ऑल्सो, लेकिन ज़्यादा फोकस उसी तरफ होगा। सो बेसिकली आज जो मैं दो बातों पे बात करूंगी, ऑल्दो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हुए, लेकिन हम बायोमार्कर्स की बात आज नहीं करेंगे। एक बिल्कुल फ़र्क टॉपिक है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगी। तो हम इमराना, मुझे आज बता दिया करें जब मैं स्लाइड चेंज करूं, मुझे बता दिया करें। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके। सो जो बेसिकली आपका सर सेकंड स्लाइड पे जाएं सर। सो सर इस पे सेकंड पे या इस पे? नहीं सर, सर ऊपर पिछली। जाएं दोबारा। यहाँ सर बस टुडे। सो UPARNPI सिस्टम, इसको मैं आपको तो समझा देती हूँ कि ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिसेप्टर और इनहिबिटर सिस्टम होता है। हमारा जो ट्यूमर जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसके अंदर प्रोटीएजेस होते हैं कुछ, जो कि जब हमारी हीलिंग हो रही होती है तो ये हरकत में आते हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग, और ये फिर एडिशन सेल एडिशंस को दोबारा मजबूत करते हैं और फिर सेल्स को सही तरह अपनी जगह पे लाते हैं, और इसकी वजह से हमारी हीलिंग हो रही होती है। सो इन ट्यूमर्स के अंदर दिस सिस्टम एक्चुअली ये एक्टिवेट हो जाता है और ये इनहिबिट करता है, और सेलुलर रिसेप्टर को भी बहुत पेरीसेलुलर प्रोटीलाइसिस करना शुरू कर देता है, और ये इंटरेक्शन बनाता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ, और इसकी वजह से इंटरसेलुलर मशीनरी हरकत में आती है और जो मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन होती है, बिकॉज प्रोटीएजेस हैं तो डिग्रेड करेंगे, और ये फिर सिग्नलिंग पाथवे करते हैं और फिर हेल्प करते हैं ट्यूमर को कि वो इन्वेड करना शुरू कर दे। और एपिजेनेटिक जो चेंजेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च का और मेरे ग्रुप की रिसर्च का जो बेसिक फोकस है वो डीएनए मिथाइलेशन है। डीएनए मिथाइलेशन को आप सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि डीएनए मिथाइलेटेड हो जाता है, उसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो हम उसको हाइपर मिथाइलेशन कहते हैं। अगर उसमें से एक मिथाइल ग्रुप एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो हम उसको हाइपोमिथाइलेशन कहते हैं, और दिस हाइपर और हाइपोमिथाइलेशन की वजह से हमारी जीन्स कैसे इफेक्ट होती हैं, दिस इज एक्चुअली एपिजेनेटिक्स ऑफ डीएनए मिथाइलेशन। सो थर्ड सो मतलब वी हैव टू बिलीव दिस कि सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजीजेस या हमारी अपनी पर्सनालिटी जो है वो सिर्फ जीन्स पे नहीं डिपेंड कर रही है। जो 20 ईयर्स पहले का कॉन्सेप्ट था कि जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और जीन थेरेपी आ जाएगी तो रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगी ड्रग्स भी और डिजीजेस भी, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी जीन्स को कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं और एपिजेनेटिक्स फिनोटाइप चेंजेस करती हैं, और इसके अंदर आपका डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एडिशन हो जाता है मिथाइल ग्रुप का या सब्ट्रैक्शन हो जाती है डीएनए मिथाइलेशन के अंदर। सो नेक्स्ट, नहीं सर, 4th स्लाइड। इससे पीछे वाली। जी सर। अब इस स्लाइड में अगर आप सिंपल एक एपिजेनेटिक ऑल्टरेशन है और इनमें डीएनए मिथिलेशन है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन है और नॉन कोडिंग आरएनएज हैं। हमारा फोकस जो हमारा ग्रुप है डीएनए मिथिलेशन पे है, और डॉक्टर रब्बानी जो हैं इनका पेटेंट है, ही इज़ एक्चुअली इस सारी रिसर्च के ये हेड हैं, और इन्हीं के साथ ही इज़ अ पाकिस्तानी कैनेडियन बेसिकली, और इन्हीं से मतलब यहाँ मैं अपने जूनियर्स या सीनियर सबसे कहूँगी कि आई मेट हिम इन टांटा इजिप्ट, और वहाँ से मैं खुद इनके पास गई और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, थैंक्स टू डॉक्टर शाहिद परवेज़ फ्रॉम आगा खान, उन्होंने मुझे इनसे मिलवाया था, ये कह के इज़ अ वेरी बिग रिसर्चर, तो यू मस्ट ट्राई योर लक। तो वहाँ मैंने जाके इनसे बात की एंड आई वाज लकी इनफ कि इन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल कर दिया और हमने इकट्ठे काम किया और हमने बहुत से पेपर्स भी पब्लिश किए।
सो ये उनकी है, दिस इज़ अडेप्टेड फ्रॉम दिस, और ये ट्रेंड्स इन कैंसर रिसर्च 2017 में ये पब्लिश किया उन्होंने. सो नेक्स्ट. सो नेक्स्ट 5th स्लाइड. ओके, हम सबको पता है कि जब ब्रेस्ट कैंसर या हार्मोनल थेरेपी जब हम देते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, तो होना तो ये चाहिए कि इतना अच्छा पॉजिटिविटी या रिस्पांस है तो पेशेंट्स को मेटास्टाइज नहीं करना चाहिए. बट स्टिल हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स जो होते हैं वो हार्मोन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और मेटास्टाइज कर देते हैं. व्हाई दिस हैपेंस? सो सर नेक्स्ट स्लाइड. सर नेक्स्ट. सॉरी सर, सॉरी, आप पीछे जाएंगे सर थोड़ा सा. सॉरी, आई एम सो सॉरी सर. नहीं सर, आप पीछे नहीं सर, आगे आगे, सर इधर. सो अगर इस स्लाइड को देखें, सिंपली आप इसमें मेंशन हो रहा है कि आपका जो नॉर्मल जो है एपिथेलियम वो कैसे ट्रांसफ़र होता है कैंसर में. जर्म लाइन म्यूटेशंस होती हैं और कई आपके जीन्स हैं. वी ऑल अवेयर ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेशन एंड अदर जेनेटिक ऑल्टरेशन. अच्छा, ये सारी जीन्स तो कर रही हैं कैंसर डेवलपमेंट में, लेकिन इससे पहले हमें नहीं पता था कि डीएनए मिथाइलेशन भी उनको हेल्प कर रही है टू प्रोग्रेस ट्यूमर. और उसके बाद जब वो प्रोग्रेस, एक तो उनको हेल्प कर रही है और दूसरा जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है जो आपका ट्यूमर के इर्द गिर्द का है, उसमें जो प्रोटीएजेस हैं और स्ट्रोमल इंटरेक्शंस हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट कर रही है और इवन एंजियोजेनेसिस को हेल्प कर रही है. और बिकॉज ऑफ द एंजियोजेनेसिस, जब ज़्यादा एंजियोजेनेसिस होगा ट्यूमर ब्रेक डाउन होगा और ट्यूमर की जो मैट्रिक्स है उसकी डिग्रेडेशन होगी. तो ट्यूमर सेल्स जो हैं उनको एक्चुअली हेल्प हो रही है कि वो मज़ीद और मज़ीद इन्वेसिव हों और मेटास्टाइज कर दें. और इसी की वजह से, डीएनए मिथाइलेशन के इफेक्ट की वजह से, कैंसर्स जो होते हैं मेटास्टैटिक वो हार्मोन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं टू द हार्मोन थेरेपी. So there is a need for some other therapies जो actually हार्मोन, मतलब हम हार्मोन्स को हेल्प ना करें, हम अलग थेरेपीज़ लाएं. और उसी में यहाँ से जो रिसर्च शुरू हुई कि इसको जो स्ट्रोमल इंटरेक्शंस हैं और जो प्रोटीएजेस हैं और एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं, इनको अगर हम यहाँ से डीएनए मिथाइलेशन को जो भी ब्लॉक कर दें या हम इसको हेल्प करें या इसको हम रिवर्स कर दें, तो हम डेफिनेटली इन मेटास्टैटिक कैंसर को हम रोक सकते हैं. दिस वाज द हाइपोथेसिस बिहाइंड ऑल दिस एपिजेनेटिक स्टडीज़, और या फिर ये भी कि जो हमारे प्रोटीएजेस हैं. सो हमारा लाइन ऑफ एक्शन एज अ ग्रुप होना चाहिए. अगर आप इस स्लाइड को देखें तो हमें इसमें हमारा दो चीज़ रेड में आ रही हैं, एक डीएनए मिथाइलेशन, दूसरा प्रोटीएजेस. सर पिछली स्लाइड पर जाएंगे. पीछे. हाँ जी, और पीछे सर, इस स्लाइड. सर यहाँ पे नहीं सर, एक स्लाइड आगे. हाँ, अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो यहाँ दो चीज़ें रेड में दिखाई जा रही हैं, एक डीएनए मिथाइलेशन और दूसरा प्रोटीएजेस. सो जब हाइपोथेसिस ये था कि अगर हम डीएनए मिथाइलेशन पे काम करते हैं और प्रोटीएजेस पे काम करते हैं तो मोस्ट लाइकली थेरेटिकली हम मेटास्टैटिक कैंसर को रोक सकते हैं और हार्मोन इंडिपेंडेंट कैंसर को भी ब्लॉक कर सकते हैं. सो यहाँ से दिस ऑल स्टडी स्टार्टेड. सो नेक्स्ट. यूपीआर सिस्टम जो है उसको मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन यूपीआर सिस्टम डिफरेंट काम करता है हमारी बॉडी के अंदर. उसमें फाइब्रिनोलाइसिस है, वुंड हीलिंग है, कीमोटैक्सिस है, सेल माइग्रेशन है, इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी है, और माइलोसिस है. और इन कैंसर ये चीज़ें हमें इस पे हम इसकी वजह से हमने इस यूपीआर सिस्टम पे फोकस किया. इस स्लाइड के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि यूपीआर को हाईलाइट किया गया और इसका जो एरो है कि यूपीआर रिसेप्टर सिस्टम जो है वो क्लीव कर रहा है, डिफरेंट फैक्टर्स को क्लीव कर रहा है. और इसके अंदर आपका वास्कुलर हेपाटोसाइटिक ग्रोथ फैक्टर है, वास्कुलर एंडोथीलियल फैक्टर को ये क्लीव कर रहा है. ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जो कि एंजियोजेनेसिस को करता है, ये D2+3 यूपीआर करता है. ये वास्कुलर जो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करता है क्योंकि वास्कुलर फ्रैगमेंट्स को भी ये प्रमोट कर रहा है.
और दूसरा ये एडिशन और माइग्रेशन को कर रहा है। इसमें आपका जो विनेक्ट्रिन है हमारा एक इंटेग्रिन्स, बेसिकली इंटेग्रिन्स पे फोकस है बिकॉज वो सेल एडहेजन्स कर रहे हैं। और हम माइक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो सेल एडहेजन और इंटेग्रिन्स का यहाँ पे बहुत रोल आता है। सो ये यूपीआर जो है ये एक्चुअली एंजियोजेनेसिस कर रहा है और मैट्रिक्स डिग्रेडेशन कर रहा है। दिस इज़ द होल प्रोसेस हाउ यूपीआर कम इनटू एक्शन। और ये बाकी आपके सारे जो ट्यूमर को हेल्प करने वाले फैक्टर्स हैं, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है, और फिर यूपीआर अगेन ट्यूमर सेल में रिसाइकल होता है और दोबारा से अपना काम करता है। सो इट्स अ विशियस सर्कल विच गोइंग ऑन, लीडिंग टू मोर एंजियोजेनेसिस, मोर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन, मोर अफेक्टिंग द इंटेग्रिन सिस्टम, और सेल एडिशन को ब्रेक करना और सेल लाइसिस करना, प्रोटियोलाइसिस करना, पेरीसेलुलर एरिया को इफेक्ट करना। सर नेक्स्ट। यूपियर एक्सप्रेशन जब देखने में आया तो ऑलमोस्ट हर कैंसर में मिला, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा आज ब्रेस्ट और प्रोस्टेट पे रहेगा। और अभी मतलब वैसे भी दोज हु आर रिसर्चर्स उन सब के लिए मतलब ये है कि ये एक बहुत ही नोवेल एरिया है। और इस पे आप लोग रिव्यू भी, आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, इस पे काम भी कर सकते हैं बिकॉज अभी ज़्यादातर काम सेल लाइंस पर हो रहा है। ब्रेस्ट और प्रोस्टेट में तो ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं, लेकिन और हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा और ऑस्टियोसार्कोमा में भी। लेकिन जैसे ब्रेन है और लंग्स हैं, अभी इसमें काम शुरू हुआ है। लोग अभी सेल लाइंस पे काम कर रहे हैं, अभी ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर समथिंग न्यू, आप लोग डेफिनेटली इनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं एपकेम के पास। सो आप इस पे अगर काम करना चाहें तो इट्स अ न्यू थिंग, और आप पब्लिकेशंस भी अच्छी होंगी, और आप वैसे भी इट्स अ न्यू एरा। सो थिंक अबाउट इट। मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमें ज्वाइन करें और इसमें अपना भी शेयर डालें। अच्छा, आप इसको सिस्टम को आप असेस कैसे करते हैं? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सो उस तरह नेक्स्ट स्लाइड। उसमें कुछ इस स्लाइड के ऊपर लाइंस क्यों पड़ गई हैं? सॉरी। अरे लाइन क्यों पड़ गई? ये वदीद कैसे हाँ, ठीक हो गया? किसी ने वदीद कैसे ठीक हो सकती है? एनीवे 10th स्लाइड पे जाएं। मतलब ये इसको सारा जो है, हम इसको बंद करके दोबारा शुरू करो। सर ये पावर पॉइंट पे तो नहीं आया होगा। नहीं, नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास पावर पॉइंट है। ये कोई लगा रहा है, ऑटोमेटिकली लगती जा रही है। हाँ, ये अभी सर लगी है एक तो। इसको अनशेयर करके वदीद आप शेयर करो जरा। मैं अनशेयर करता हूँ। श्योर सर। ठीक है, अब मैंने वो कर दिया। ठीक है, अब ठीक है। सर कर पिछली स्लाइड पे जाएं सर, एक स्लाइड पीछे। सो हम इसको जब हम असेस करनी सर, हाँ, बायोप्सी पे आप करते हैं, रेडियोलॉजिकली और इंट्राऑपरेटिवली आप कर सकते हैं इसको। सर नेक्स्ट स्लाइड। फेम फेमटेल के नाम से एक टेस्ट है जो हमारे ग्रुप ने ही किया है, और ये बेसिकली यूपीआई पीआई टेस्ट है, और इस पे एक्चुअली यूजिंग लेवल 1 एविडेंस है, इंडिपेंडेंट बायोमार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसमें प्रोग्नोसिस या आप जिसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं वो होता है। यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ख़वातीन ऑलरेडी हार्मोन थेरेपी पे डाल दी जाती हैं, उनमें से कितनी ख़वातीन हैं जिनमें यूपीआर सिस्टम इफ़ेक्ट होगा, और उनमें चांसेस हैं, वो रिस्क पर हैं कि उन्होंने वो मेटास्टाइज करेंगी। सो इस रिस्क, क्योंकि हमें ये असेसमेंट हो जाती है कि रिस्क पर हैं, तो इस सिस्टम को टारगेट किया जाता है, किया जा सकता है। यूरोप में ये ऑलरेडी चल रहा है, और वहाँ पे ज़्यादा रिस्क असेसमेंट होता है, स्पेशली उन मरीज़ों के अंदर जिनके अंदर अभी नोड नेगेटिव हैं। सर नेक्स्ट। सॉरी सर, मैम एक अब पीछे। सो ये रिस्क असेसमेंट है, लो रिस्क और हाई रिस्क, नोड नेगेटिव होंगे। अगर आपने इस पर डिसाइड करता है क्लिनिशियन कि उसने कीमोथेरेपी देनी है कि नहीं देनी है, सिर्फ हार्मोनल थेरेपी देनी है। अगर लो रिस्क हैं तो सिर्फ हार्मोनल थेरेपी होगी, अगर हाई रिस्क हैं तो फिर कीमोथेरेपी दी जाएगी। इसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स को आप कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से भी बचा सकते हैं। सो मेथड ऑफ डिटेक्शन यही है कि आपने कुछ सेल्स लेने हैं, अर्ली डिटेक्शन आप कर सकते हैं, हाईली सेंसिटिव है, रिलायबल है, एक सेल से भी आप कर सकते हैं। मेथड्स में एलाइजा भी आ जाता है, और
मिथाइलेशन जो है पायरो सीक्वेंसेस उससे भी और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस से भी हो जाता जीन है। टेस्टिंग से भी हो सकता है। जी। इमेजिंग में भी ये इसका प्रॉमिसिंग है, मतलब ज़ाहिर है लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज इसमें आप यूपीआर स्पेसिफिक पेप्टाइड AE05 जो कि मैक्रोसिटिक चिलेटेड डोटा के साथ होता है और कॉपर से रिलेटेड होता है, इसे टारगेटिंग इमेज कर कर आप इसको इमेज करके, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ब्लू एरिया, अब नज़र आ रहा है कि ये बता रहा है कि यहाँ ब्लू एरिया तक ये ट्यूमर जो है ये रिस्ट्रिक्ट है, तो ये रेडियोलॉजिकली और हाई आपको जिस तरह हाई आपको रिकरेंस बता रहा है कि ये नॉट इवन द ट्यूमर बल्कि ट्यूमर के जो इर्द गिर्द एरिया है जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसमें भी फैला हुआ है। सो इवन रिसेक्शंस में सर्जन्स को हेल्प करता है ये, जिसमें वो एडिक्वेट रिसेक्शंस कर सकते हैं नोइंग कि अच्छा ये ट्यूमर जो है इसमें यूपीआर पॉजिटिव आ रहा है, यूपीआर पॉजिटिव आ जाएगा ना वहाँ पे वो सिग्नलिंग शो करना शुरू कर देगा कि ट्यूमर ऑलरेडी माइक्रो मेटास्टाइज हो चुका है बिफोर इट एक्चुअली मेटास्टाइज। So next. So next. सो अभी जितनी हमने स्टडी की हुई हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि यूपीएआर एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से इवन अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव है हॉर्मोन्स को, फिर भी चांसेस ऑफ मेटासाइज वेरी हाई हैं कि अगर यूपीएआर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और वो हाई रिस्क में फॉल कर रहा है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि अब हमें ऐसी थेरेपीज टारगेट करनी बनानी चाहिए जिससे हम इस सिस्टम को ब्लॉक कर सकें। So, development of UPA targeted therapeutics came into existence at that time. और इसके अंदर जो बेस थेराप्यूटिक्स थी तो हमने बेसिकली जो टारगेट किया वो वेट्रोनेक्टिन को किया, विच इज़ एक्चुअली अ ग्लाइकोप्रोटीन और इंटेग्रिन्स है, दिस इज़ इंटेग्रिन। और वो जैसा मैंने आपको कह दिया कि पेरीसेलुलर डिग्रेडेशन होती है, पेरी प्रोटोलाइसिस होता है, तो इंटेग्रिन्स आर इन्वॉल्व्ड। तो हमने उस लेवल पे जाकर इसको टारगेट किया और एक ह्यूमनाइज्ड ये एंटी। यूपीआर जो है इंटेग्रिन को इनहिबिट करेगा और सर यूपीएआर जो है ना इंटेग्रिन्स, एक्चुअली सर इंटेग्रिन्स एडिशंस करते हैं सेल, यूपीएआर हाँ सेल एडिशंस को ख़त्म कर देगा। कर अगर दे। ये हाई, ओके। अगर ये ऊपर आ रहा है तो ये सेलुलर जो सेल्स के इर्द गिर्द के सारे इन्वायरमेंट है ना किसी भी हम्म, सेल की, उसको ख़राब करेगा सर, प्रोटीलाइसिस कर देगा ना, हम्म, प्रोटीएजेस को एक्टिवेट कर देगा, उसकी वजह से सेल एडिशंस ख़राब हो जाएंगी। और इंटेग्रिन्स तो सेल एडिशंस पे काम कर रहे हैं ना। सो अगर हम्म। आप इंटेग्रिन्स पे काम करेंगे, उनकी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो जाहिर है यूपीआर अपना काम नहीं कर सकेगा। ओ ओ गुड गुड। तो सर ये एंटी ATN658 था जो कि फाइनली हम मतलब ये जो मेरी ग्रुप था मैगिल यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसको फाइनली ह्यूमनाइज्ड यूपीएआर एंटीबॉडी की। और हमने अपनी लैब फातिमा मेमोरियल में उस वक्त सर में होती थी जब मैंने हमने इसका एक्सप्रेशन देखा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे, वो हमें एंटीबॉडीज़ भेजते थे। मेरा रोल इस स्टडी में यही था कि मैं जितने भी स्टडीज़ होती थी मैं उसमें एक्सप्रेशंस ऑफ एंटीबॉडीज़ जो वो तैयार करते थे अपनी लैब्स में, उनके हम एक्सप्रेशन डिफरेंट डाइल्यूशंस पे देखते थे ताकि हम ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उनको हम देख सकें कि आगे वो ले। क्या कुछ करें। और उसमें बेसिक हमारा मकसद यही होता था कि हमने CD31 और क्योंकि एंजियोजेनेसिस को भी सर ये रोकता है ना, क्योंकि यूपीआर सिस्टम एंजियोजेनेसिस भी करता है, तो हम CD31 देखते थे, हम सेल के अंदर सेल वॉल्स पे इसका एक्सप्रेशंस देखते थे कि एक्सप्रेशंस डल हो रहा है आफ्टर द ट्रीटमेंट, और ये देख के सर फिर हम इसको करते थे। ज़ाहिर है उस वक्त सर हम लोग इसको रैट माइस और रैट पे ही कर रहे थे। ओके, द ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर में जो सेल लाइंस यूज़ की वो LM7 PC3 MDA MB321, जो लोग रिसर्च करते हैं लेबॉरेटरी रिसर्च हैं वो फेमिलियर होंगे इन सब से। बाकियों के लिए ये है कि ये दोनों सेल लाइंस जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए और प्रोस्टेट कैंसर के लिए अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन जाकर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन मतलब जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ही, मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा, चाइना ये काम बहुत ज़्यादा कर रहा है कि वो टिश्यू बैंक्स बनाए हुए उन्होंने, और आप ऑनलाइन जाकर वो डॉलर्स में आपको स्लाइड सेल करते हैं अपने टिश्यू बैंक्स की। और ज़ाहिर है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्चर्स यही टिश्यू लाइन सेल लाइन्स यूज़ करते हैं।
बेसिकली व्हाट वी डिड इज़ कि हमने सबकुटेनियस और मेमोरी फैट में आईवी लगाया, इंट्राटिबियल लगाया, क्योंकि हम ट्यूमर देखना चाह रहे थे, वॉल्यूम, मेटास्टेसिस, नॉन स्केलेटल साइट्स, और साथ ही हम स्केलेटल ट्यूमर मेट्स देखना चाह रहे थे। और फिर उसके बाद एक्सरेज हुआ, माइक्रोसीटीज हुआ, बोन मार्कर्स हुए, एंजियोजेनेसिस देखने का कोशिश हुई कि एंजियोजेनेसिस को क्या हो रहा है। और फिर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी एटीएन जो हमने ह्यूमनाइज था उसको हमने ऑस्टियोसार्कोमा ब्रेस्ट कैंसर मॉडल्स पे यूज़ किया। सो दिस इज़ इनोग्राफ्ट 5 वीक्स पे आप डोज देखें एटीएन की 40 to 80 दी फॉर 3 पोस्ट इनोकुलेशन, और 4 वीक्स आफ्टर द इंजेक्शन सेक्रीफाइस किए गए माइसिस तो देखने के लिए कि ट्यूमर को व्हाट हैपन टू ट्यूमर। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। अगर आप पहला स्लाइड देखें सर, आगे जाएंगे। हाँ, नहीं सर, यस सर, थैंक यू। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अगर आप वीक 4 पे देखें तो कंट्रोल ग्रुप में ट्यूमर का साइज देखें, एरो से दिखा रहा है, 50 रुपए और कम हुआ है। हाँ, एटीएन पे कम हो गया। वीक 5 पे देखें ट्यूमर और भी बड़ा हो गया है, और जब हमने एटीएन दिया तो रिडक्शन हो गई। रिडक्शन हो और इवन हिस्टोलॉजी पे भी हमने वही चीज़ देखी, और जब हमने इसको एनालाइज किया एक्सरेज के ऊपर और सारा कुछ, तो कंट्रोल ग्रुप से 45% बेहतर ट्यूमर रिग्रेशन हुई, और 5th वीक में 64% हुई, विच वॉज क्वाइट रिमार्केबल। कि सिर्फ आप जब एटीएन दे रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली यूपीएआर, और ये मेटास्टैटिक डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा 64% रिडक्शन इन 5th वीक। So this was very promising. So next. आई थिंक आप सब अवेयर हैं कि जो मेटास्टैटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जोमेटा भी दिया जाता है। जोमेटा इज़ बेसिकली वो जो हम ऑस्टियोपोरोसिस, वी ऑल नो कि जब भी ट्यूमर बोन्स में जा रहा होता है तो कैल्शियम कम हो रहा होता है, बोन मेटास्टेसिस में आपका जो आपकी लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है पहले। सो यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट था कि जी मेटास्टैटिक कैंसर जितने भी होते हैं वो पहले बोन डिस्ट्रक्शन शुरू होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, वो दैट इज़ अनदर टोटल अलग एक डोमेन है। लेकिन बट जस्ट टू एक्सप्लेन योर सेल्फ के जोमेटा इसलिए दिया जाता है कि आप बोन डिस्ट्रक्शन कम हो और फिर उसकी वजह से आपका ट्यूमर सेल जो है उसको मेटास्टाइज होने में डिफ़िकल्टी हो। सो यहाँ पे फिर हमने यही किया कि हमने जोमेटा को भी साथ में ऐड कर लिया। तो कंट्रोल ग्रुप था एक्सरे पे, आप जो फर्स्ट है लाइन वो था, फिर एटीएन दिया रेड में, रिस्पॉन्स आई, लेकिन जब और जोमेटा की अलग भी रिस्पॉन्स थी, सो जोमेटा की अलग रिस्पॉन्स, हाँ, और जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो लोग 61% आपकी रिस्पॉन्स बढ़ गई फ्रॉम जस्ट 47 पड़ी बल्कि सोमेटा लोन यूज जो पहले हो रही थी, और हमारे ग्रुप में 61% होगी। अगेन प्रॉमिसिंग फॉर दिस इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टैटिक डिजीज। आई थिंक वर क्लियर। यस। सो हम लोग अब तो हम फेज़ 3 ट्रायल में चले गए हैं। जब ये हमने पहले किया था तो वी वर इन फेज़ 1 and 2 ब्रेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, और इसका यूज़ हम ज़्यादातर कर रहे थे बोन मेटास्टेसिस में। और जाहिर है वी आल्सो वांट कि एटीएन को एज ए इमेजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाए फॉर माइक्रोमेट्स। ह्यूमन ट्रायल्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। ज़ाहिर है अभी तक ह्यूमन फेज़ 3 के ट्रायल चल रहे हैं चाइना में, एंड और कनाडा में भी कुछ पेशेंट्स को दिया जा रहा है, बट इट्स टू अर्ली कि हम उसका रिजल्ट्स ह्यूमन में देखें, बट इंशाल्लाह जब ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं फेज़ 3 तो लंबा चलता है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ये सऊदी अरेबिया की एक सिटी है, इसको किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। आप लोग आएँ, आप लोग सब उम्रा के लिए आते ही हैं जद्दा से या मक्का से, आप मदीना की तरफ जाएं तो ये न्यूली बिल्ट बीच सिटी है, ज़रूर विज़िट करें। ट्रेन से, बल्कि अगर आप लोग जाएं ट्रेन सिस्टम बड़ा अच्छा है तो वहाँ से आप सीधा केक जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट आफ्टर ये वाली। जी सर, यूपीआई प्रोमोटर मिथाइलेशन। अब हम फोकस करेंगे, जो मैं डीएनए मिथाइलेशन की तरफ आ रही हूँ। अभी तक मैंने आपको जो कुछ बताया था वो मैंने जीन के बारे में बताया था, एक ऐसी जीन जो कि हमारे मैट्रिक्स में पड़ी हुई है और वो ट्यूमर को हेल्प कर रही है, और हमने उसके अगेंस्ट एक हमने
जेनेटिक थेरेपी बना दी है। अभी तक हम जेनेटिक थेरेपी बात करते हैं। अब मैं आ रही हूँ मिथाइलेशन की तरफ कि अच्छा यहाँ पर मिथाइलेशन कैसी होगी। तो हम सिर्फ बात करें इस वक्त यूपीए मिथाइलेशन की, जो स्पेसिफिक जीन है हम इसकी मिथाइलेशन की बात कर रहे हैं। और इसकी जब हमने एक्सप्रेशन देखा एलाइजा के ऊपर, सर पीछे से आएंगे ज़रा स्लाइड पर, सर एक स्लाइड पीछे, सर नहीं आगे, नहीं सर पीछे सर, और पीछे, और एक और स्लाइड और पीछे, एक और सर, और सर, समरी आ गया। नहीं सर आप बहुत आगे चले गए हैं, पीछे जाएं तो सर। मैं पीछे चलता हूँ, ये जहाँ हाँ क्या सर पीछे और, नहीं सर आप आगे, थोड़ा सा आगे सर, आगे आ गया सर। यहाँ इफ़ यू आप इस स्लाइड को आप देखें तो ये डिफरेंट हमने सेल लाइंस यूज़ की हैं, अर्ली स्टेज लेट स्टेज डिफरेंट सेल लाइंस हैं। और इन्वेजन इन सेल लाइंस में नेगेटिव थी और इन में पॉजिटिव थी। नहीं सर पीछे एक स्लाइड, इस पे नहीं सर यहाँ सर यहाँ रुक जाए। ये वेस्टर्न ब्लॉट है और इसमें आप सिर्फ फोकस करें यूपीए और पीआई जीन के ऊपर, इन के ऊपर यूज़ करें। और आप नोट करें कि ये सेल लाइंस में जैसे जैसे ईआर नेगेटिव हो रहा है, ये इनके एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे ईआर पॉजिटिव जो होते हैं यूजुअली लो ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं और वो नॉन इन्वेसिव होते हैं। तो जैसे जैसे एक्सप्रेशन बढ़ेगा ये इसका एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, मीन्स जब एक्सप्रेशन बढ़ रहा है तो मीन कि लेटर स्टेजेस में, मतलब ये सिर्फ इसलिए है कि हायर स्टेजेस में यूपीए सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इन ग्रेड 3, तो मेटास्टाइज ज़्यादा करते हैं ट्यूमर्स। सो नेक्स्ट, ये अगेन वही है। नहीं सर थोड़ा पीछे जाएं, पीछे जो जी सर, या सर यहाँ पे। ओके दिस इज ये मतलब अब सीक्वेंसिंग में मिथाइलेशन सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, अच्छी लैब्स में मिथाइलेशन सीक्वेंसेस अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे हमने यूपीए प्रमोटर की बायोप्सी सैंपल पे किया है। सिर्फ इसको ये समझ लें, आप ग्रेड 1 को देखें तो मिथाइलेशन जो है ये 94% है। मैं इस वक्त हम सिर्फ 94 यूपीए जीन की बात कर रहे हैं, हम बाकी किसी जीन की बात नहीं करें, हर्टिव जीन ईआरपी हम किसी जीन की बात नहीं करें, हम सिर्फ यूपीए जीन की बात करें। और हमने ये ह्यूमन सेल्स लिए थे और इसमें हमने देखा कि ग्रेड 1 में 94 था, लेकिन ग्रेड 3 पहुंचते तक आप देखें 0% हो गया। इसका मतलब है कि यूपीएर जीन हाइपोमिथाइलेटेड हो जाती है और ओवर एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है। सर आगे नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है इसमें सिर्फ फिर वही आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आप ये देखें कि ग्रेड 1 में प्रोमोटर बहुत ज़्यादा है और ग्रेड 3 में है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे एक्सप्रेशन ग्रेड ज़्यादा हो रहा है यूपीए जीन का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है और ईआरपीआर एक्सप्रेशन कम हो रहा है। सो एक्चुअली ईआरपीआर एक्सप्रेशन और यूपीआर एक्सप्रेशन एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे जैसे ईआरपीआर एक्सप्रेशन कम होगा ट्यूमर हाई ग्रेड होगा, यूपीए सिस्टम एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो एपिजेनेटिक रेगुलेशन कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन में। अब हम आए हैं डीएनए मिथाइलेशन। तो मैं जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, डीएनए मिथाइलेशन दो तरह की है, हाइपर मिथाइलेशन, हाइपोमिथाइलेशन। हाइपर मिथाइलेशन का मतलब ये है कि आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है वट एवर द रीज़न। और हाइपोमिथाइलेशन का मतलब ये है कि जीन्स के अंदर आपका मिथाइल ग्रुप्स निकल गए हैं डीएनए के अंदर, और आपकी हाइपर मिथाइलेशन इफेक्ट कर रही है आपकी इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और हाइपोमिथाइलेशन इफेक्ट कर रही है ऑन्कोजीन्स की एक्टिवेशन को, और ये प्रमोट कर रही है प्रोमेटास्टैटिक जीन्स को। और इन सब की वजह से आपको ट्यूमर प्रोग्रेशन और मेटास्टेसिस हो रहा है। अगर इस स्लाइड को आप देखें तो इससे हमें ये मैसेज मिल रहा है कि हमने हाइपर मिथाइलेशन और हाइपोमिथाइलेशन जीन्स की देखनी है अगर हम एपिजेनेटिक ड्रग्स ऐड करना चाहते हैं। हम सिर्फ इस वक्त यूपीए की बात कर रहे हैं बिकॉज ये मेटास्टैटिक डिजीज़ को हेल्प करता है। और हमने 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 इस पे देखा कि ये जो जीन है ये हाइपोमिथाइलेट होती है। इस वक्त मार्केट के अंदर ड्रग्स अवेलेबल हैं हाइपर मिथाइलेशन के अंदर अंदर जिसमें विडाज़ा और डिसिटबीन है, जो कई अच्छे सेंटर्स पे ऑन्कोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं। हाइपोमिथाइलेशन के लिए कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है बिकॉज यूपीए जीन एज सच ही लोगों को भी मतलब इतना कॉन्सेप्ट नहीं है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ इन पाकिस्तान विद
oncologist कि वो कितना UPR जीन पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अब तो काफ़ी काम हो रहा है इन जीन्स के ऊपर जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट पे हैं. सो हमने सोचा कि एक ऐसा एजेंट, तो हमें एक हाइपोमिथाइलेशन एजेंट जो हाइपोमिथाइलेशन को करेक्ट करता है, जो हाइपरमिथाइलेशन करता है, यानी ऐसी जीन्स जो कि हाइपोमिथाइलेटेड है, अगर ये ड्रग दी जाए तो वो हाइपरमिथाइलेटेड हो जाती है, यानी कि उसमें मिथाइल ग्रुप आ जाता है और वो उसका फंक्शनिंग को वो रोक देता है. और वो ड्रग थी सैम के नाम से, एडिनोसाइल मिथेनोन. ये ड्रग ऑलरेडी मार्केट में अमेरिका और कनाडा में यूज़ की हो रही थी, और ये न्यूट्रोसिटिकल एजेंट थी, है स्टिल. और इसको मूड डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है, डिप्रेशन के लिए होता है, और जॉइंट पेन्स के लिए लोग यूज़ करते हैं. सो हमारा ये हाइपोथेसिस है कि जी ये कैंसर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कैंसर में भी कुछ जीन्स, एटलीस्ट हमारी जीन्स जो है वो हाइपोमिथाइलेट हो रही है, तो हमें उसकी हाइपोमिथाइलेट को रिवर्स करना है. सर नेक्स्ट सर. सर ये वाला दिस इज द ड्रग which is used in Canada and America already for mood disorders, depressions, joint pains. तो हमने कहा कि मे बी कैंसर के लिए भी. सो हमने ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर सैम दिया. सर नेक्स्ट. सो हमने ये ड्रग यूज़ की इन मेटास्टैटिक डिजीज़, और आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, विच इज़ 34%. कंट्रोल ग्रुप्स के निस्बत सैम ग्रुप, जिसको ग्रुप को स्मेला, उसमें मेटास्टैटिक डिजीज 34% रिडक्शन हो गई. सो नेक्स्ट. और इसमें हमने टारगेट किया बहुत सारी जीन्स को, जिसमें वेस्कुलर एंडोथेलियल थी, UPA PI था, ट्यूमर प्रोग्रेशन जीन्स को भी हमने टारगेट किया. और अगर आप इन सारे डायग्राम्स को देखें, हर जीन पे इफेक्ट आया ऑफ सैम, यानी कि हर जीन जो थी वो उसमें कहीं ना कहीं हाइपोमिथाइलेशन का फैक्टर था. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अब हाइपरमिथाइलेशन और हाइपोमिथाइलेशन देखी जाती है टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्या इस कैंसर के अंदर हाइपोमिथाइलेशन और हाइपरमिथाइलेशन दोनों ड्रग्स देनी है या कोई एक ड्रग यूज़ करनी है. सो हाइपरमिथाइलेशन तो वैसे भी दी जा रही है जिनमें हाइपरमिथाइलेशन होती है. हाइपरमिथाइलेशन पे अभी तक कोई ड्रग अप्रूव नहीं है बाय FDA. सो नाउ इट्स वेल एस्टेब्लिश्ड कि जो UPR जीन है वो थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिकली और इमेजिंग टारगेट है. 18 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं विद मोनोथेरेपी एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी में चल रहे हैं. Several pro-metastatic genes epigenetically regulated, and determination of its methylation can be serve as a reliable early marker of the tumor. और अब बहुत से एपिजेनेटिक मार्कर्स भी अप्रूव हो चुके हैं, और लोग करवा रहे हैं, जिसमें आप 20 years बिफोर यू कैन नो दैट आपको कोलन कैंसर के चांसेस कितने हैं. एपिजेनेटिक आपके जो हैं मार्कर्स हो रहे हैं, एंड दे आर मोर रिलायबल बिकॉज इसमें आपने कोई इन्वेसिव प्रोसीजर्स नहीं हो रहे हैं. जद्दा आप लोग आएँ तो फार्मूला 1 ज़रूर देखें, ट्रैक्स. दिस इज़ इट. मतलब अब तक कोई क्वेश्चन है, बिकॉज मैं इम्यूनो मार्कर्स से जाना नहीं चाह रही एपिजेनेटिक्स, बट येस इम्यूनो एपिजेनेटिक्स से लोग मतलब आपने लैब सुनी भी होंगी कि जी आपकी जीन्स की ट्रैकिंग हो रही है, आपके इंसेस्टर्स का पता चल रहा है कि आपके कौन लोग आपके फोर फादर्स थे. ये सब एपिजेनेटिक के बेसिस पे हो रहा है. सर एक स्लाइड पीछे. मैं नॉन इन्वेसिव बायोमार्कर की तरफ से नहीं जाना चाहती हूँ. ओके एंड हाँ कर सर, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक्स है. आई थिंक आज के लिए अगर आप लोग मतलब इसी को अंडरस्टैंड करें और एपिजेनेटिक्स के ऊपर DNA मिथाइलेशन पे ज़रूर सर काम करें और लिखें भी. इट्स एन अपकमिंग थिंग. एंड और सर इंटरेस्टिंगली एपिजेनेटिक्स इज़ बेसिकली हमारी इन्वायरमेंट. मतलब आपने सर खुद भी देखा न्यूट्रिशन पे सर कितना काम हो रहा है आजकल, कि अब हेल्थ को न्यूट्रिशन से जोड़ दिया गया है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ हमारी लाइफ हैबिट्स, हमारी डेली रूटीन्स, हमारा फूड, जो कि हमारा DNA मिथिलेशन को ख़राब करते हैं. Thank you, Dr. Imran Tanveer. Very nice lecture and very beautiful and new information, and so many teachers, so many senior people, so many histopathologists, so many clinicians are here. And now I will open the forum to ask the question. But before that, I go forward because one of our very important teacher, that is the Professor Rafiq Anani, almost he has a very good researcher on it. Dr. Rafiq Kanani, you also, I think, can add something. Dr. Rafiq Kanani, Professor Rafiq Kanani. Yes,
That's an excellent presentation and the topic. And Thank you. definitely cancer epigenetics is the way forward. We are really looking at to find the cure of cancers, and particularly the metastatic one, which is, of course, a nightmare for the pathologist, for the clinicians, for the surgeons. And I think that the research that she has pointed out will definitely help our own PhD candidates to explore the possibility of finding more and more agents which can really act, and we can move forward to find the cure of cancer. बिल्कुल 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 मुझे डॉक्टर रफीक कानानी, प्रोफेसर अकीद कानानी, डॉक्टर इमरान तनवीर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया, और उसमें मुझे ना ये जाना पड़ा डॉक्टर सलमा कुंदी के कॉलेज में। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा टॉपिक था कि ये क्लिनिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट और ये सारा इनकी कोरिलेशन से पेशेंट की मैनेजमेंट और डायग्नोसिस कैसे बेहतर हो जाती है। नो डाउट इट इज़ ए मल्टी disciplinary action to control this one. Okay, somebody raise the hand. Dr. Masood? Dr. I'm Dr. Masood Ahmed Khan, professor of histopathology and HOD, Women in Medical Aptabad College. Medical College. Aptabad, yes. Madam, very nice presentation. It's general question, right? The genetic and epigenetic changes, they go side by side. If we treat epigenetic changes without taking care of genetic changes like mutation in DNA, could it be helpful in treating cancer completely, because we are not targeting DNA genetic changes, particularly in solid tumors? What is the true role of therapy targeting epigenetic alterations only? डॉक्टर मसूद का क्वेश्चन था। जी सर, सॉरी मैं ये कहना चाह रही थी कि एज माय अंडरस्टैंडिंग एज अ रिसर्चर भी और एज अ क्लिनिशियन भी, कि जब हम कैंसर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं तो इनकी डेवलपमेंट जब मल्टीफैक्टोरल है तो जाहिर है इनकी ट्रीटमेंट भी मल्टीफैक्टोरल ही होगी। हर ड्रग जो हेल्प कर रही है, जो आपकी इवन आपकी न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पिछले 20 to 30 ईयर्स से हमने न्यूट्रिशन को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया था। वी नेवर बिलीव्ड इन के न्यूट्रिशन कुछ करती है, और उसकी वजह से सिर्फ ड्रग्स पे हमने किया था, और इसीलिए रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे थे। अगर आप हर चीज़ को साथ लेके चल रहे हो, तो आई थिंक एपिजेनेटिक्स इज गोइंग टू बी a supportive mechanism of the gene for the genetic therapies, but you cannot right now इस टाइम फ्रेम में आप उसको कम्प्लीटली जेनेटिक्स को नहीं मतलब कर सकते हो कि नहीं जी जेनेटिक्स नहीं, सिर्फ एपिजेनेटिक्स ट्रीट करेगा। लेकिन हाँ, जैसे फ्यूचर होल्ड्स वेरी प्रॉमिसिंग कि हाँ, हमने इस डीएनए मिथाइलेशन को हमने कैसे कंट्रोल करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, आपका इन्वायरमेंट आ रहा है, आपकी इवन स्ट्रेस आ रहा है। मतलब 1-2 स्टडीज़ में जो मैं पढ़ भी रही थी, कुछ लोगों ने किया है कि इवन आपका जो इन्वायरमेंट है, लाइक बहुत ठंडा इन्वायरमेंट जो है, जो लोग वो डीएनए मिथाइलेशन कर देता है। तो आपका इन्वायरमेंट भी आपकी डिजीजेस कर रहा है कि अगर आप बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो भी आपको कैंसर प्रोन कर देता है। अगर आप तो ये चीज़ें बहुत ही अभी उस पे स्टेज पर हैं कि राइट नाउ हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एपिजेनेटिक ड्रग्स ही पेशेंट्स को हेल्पफुल होंगी। जेनेटिक थेरेपीज हेल्प कर रही हैं। ERPR हमारे सामने है, ब्रेस्ट कैंसर में कितने मरीजों को हेल्प कर रहा है। ब्रेस्ट कैंसर पे जितनी रिसर्च हुई है और जितना हमने उसको प्रोग्नोस्टिकली बेहतर किया है, ये मतलब हमारे लिए एक एज अ फिजिशियंस हम सब के लिए मतलब इट्स अ टाइम कि वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि सो मोर एंड मोर इज़ कमिंग अप। बट मैं यही कहूँगी दोबारा कि अगर आप लोग रिसर्चर हैं तो एपिजेनेटिक्स पे ज़रूर काम करें। इट्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड इट मेक्स सेंस, एक्चुअली इट मेक्स वेरी सेंस कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इतना, और अगर इट इज़ ईजी टू रिवर्स। Okay, anybody else? Thank you very much, madam. Anybody else to ask the question? अस्सलाम वालेकुम सर। जी साइमा, समीना इजाज।
फ्रॉम जी बहावलपुर। सर मैं पहले तो जी आई एम फ्रॉम बहावलपुर। पहले मैं मैडम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंड कि उन्होंने इतनी नाइस टॉपिक पे इसका प्रेजेंटेशन दी और बहुत यू आर अच्छे आल्सो तरीके वेरी से गुड रिसर्चर। जी ओके सर। एपिजेनेटिक्स के लिए। तो मैडम हम लोग काम, मेरा रिसर्च ग्रुप काम कर रहा है बेसिकली, हम जेनेटिक्स पे भी काम कर रहे हैं, म्यूटेशंस पे और एपिजेनेटिक्स पे भी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कभी ऐसा होता है कि जीन इज नॉट म्यूटेटेड बट इट्स एक्सप्रेशन इज चेंज एंड चेंज इन एक्सप्रेशन इज बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक्स। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। मैं कहूँगी मैडम की बात को 100% इसके साथ एग्री करूँगी कि जेनेटिक्स भी करें लेकिन म्यूटेशनल एनालिसिस भी करें और एपिजेनेटिक्स भी करें। तो हम दोनों फोरम्स पे, क्योंकि दैट विल हेल्प टू गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द पेशेंट कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कि हो सकता है कि सम टाइम ऐसी म्यूटेशन भी होती है जो एपिजेनेटिक बिहेवियर को चेंज कर दे, सम टाइम म्यूटेशंस जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही होती हैं और एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे होते हैं। तो देर इज नीड टू सिट टुगेदर एंड वर्क ऑन बोथ। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग जो है वो करेंगे तो इसके लिए हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि हम एज अ पैथोलॉजिस्ट हमें अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड लेना है, बिकॉज जब तक वो नहीं डिमांड करेंगे प्रॉबेबली हमारे इंस्टीट्यूशन भी मिथाइलेटेड पायरोसीक्वेंसेस नहीं लेकर आएंगे, गवर्नमेंट भी नहीं लाएगी, क्योंकि और ड्रग्स भी नहीं इस तरह मार्केट होंगी जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके पेशेंट के लिए 60। आ रही है मेरी आवाज़? जी जी हेलो। मैडम आ रही है आपकी हाँ आवाज़। जी जी। आ रही। हाँ मैं कि हाँ कि मतलब कि हमारा क्लिनिशियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने ये उस तक बात पहुंचानी है, बिकॉज मैं तो बहुत से क्लिनिशियन से मिलती हूँ, दे हैव नो आइडिया व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। और रिसर्चर्स तो फिर इसकी तरफ आ रहे हैं, तो वही के सीक्वेंसेस ला कर करना। और अगेन आई विल से कि अनफॉर्चुनेट कह लें इसको कि हम लोग जनरलाइज थेरेपी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब एक पेशेंट आया, सबको ये लगा दो, सबको ये कर दो, बगैर सोचे समझे कि हर पेशेंट का स्ट्रेस लेवल फ़र्क है, हर पेशेंट की इम्यूनिटी फ़र्क है, हर पेशेंट का एनवायरनमेंट फ़र्क है, लाइफ की चॉइसेस फ़र्क हैं। पर्सनलाइज थेरेपी की तरफ हमें ज़्यादा क्लिनिशियंस को लाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ों में और ऐसा डीएनए ऐसा वो आ रही है, पर्सनलाइज थेरेपी की तरफ लोग जा रहे हैं ऐसा ऐसा उस तरफ। सर बहुत ज़रूरी है ना कि अब कुछ हाँ। लोग कीमोथेरेपी से ही बेचारे चले सबको जाते हैं। एक जैसी ट्रीटमेंट जो है ना, आपको पता हाँ होना चाहिए उसका डीएनए का क्या रिस्पांस है। जी डॉक्टर हामिद खोखर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम सर। I appreciate the very well narrated मेरे पुराने call. क्लास फेलो हैं डॉक्टर हामिद खोखर साहब। ओके सर, थैंक यू सो मच Thank सर। you, sir. So you have opened a new, you can say, the latest avenue for treatment, and I appreciate that you have introduced this to ourselves. One comment only कि next time आप जो प्रेजेंटर है, अगर स्लाइड कंट्रोल उनके पास हो तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो ठीक ज्यादा बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर हामिद बिल्कुल आज भी उसके पास था, लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ कि सिस्टम चल नहीं रहा था। यू आर राइट। हमेशा दूसरी गड्डी से सामान लाया जी डॉक्टर नईम टवाना। सामान लाया उतना उत्ते बेडशीट्स में क्या क्या डॉक्टर नईम टवाना साहब। डॉक्टर नईम और डॉक्टर मुलाजिम आई वांट टू हैव अ जी क्वेश्चन। सर यू आ जाए। जी 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 आपको जी आई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आई एम जी सर। डॉक्टर सी फ्रॉम जी। आई जी वांट टू सर आस्क जी। क्वेश्चन इफ देयर इज एनी modality regarding the epigenetics commercially available product which can use for the diagnosis of any high risk malignancies. Is there any modalities in epigenetics have been developed through sequencing methodology? सर Dr. ये मिथाइल Amna. पायरोसीक्वेंसेस, सर मिथाइलेटेड पायरोसीक्वेंसेस जो है ना, नेक्स्ट जनरेशन Okay, okay. पे पायरोसीक्वेंसेस, है। उस पे हो रहा है। We are working on that. We have जी और डॉक्टर सर अगर आप हसीब। इंटरेस्टेड हैं, सर अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं और आप करना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर शफात रबानी का आपको दे दूंगी नंबर, आप उनसे बात जी कर लें। मैं उन्होंने इनको एक शेयर कर दूंगा, मेरे पास है ना। जी डॉक्टर हसीब आप कुछ कहना चाहते हैं? हसीब खान।
अच्छा, एक टवाना साहब आप जानना चाहते हैं, एक आईफोन से है, मुझे आईडी नहीं आ रही आईफोन की। जी सर, अनम्यूट करें ना सर। ये जो आईफोन से आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं प्रोफेसर आमिर इजाज हूँ, आपका जी दोस्त हाँ, और अच्छा, आपका क्या हाल है आपका, शागिर्द। क्या हाल है आपका? हम जी, अल्लाह का शुक्र है। आई रियली एंजॉयड द टॉक एंड थैंक यू। Dr. Imrana, thank you very much. Instantly, you are from my college. I'm also from Allama Iqbal Medical College, Okay. but Okay. very senior, third, बहुत बूढ़े हैं हम लोग, third batch से हैं। So these days I'm working at one of the topmost university of Pakistan, which is NUST, National University of Science and Technology. There is a school of medicine there, and I'm professor of pathology and HOD pathology. And we are in the process of establishing a precision medicine center, which will also include precision oncology. But you very rightly said, every medicine should not be given to every patient. So we have the purpose of our center is to establish personalized medicine to oncology patients. So we would like to have a collaboration with you regarding epigenetics factors. Sure, sir. And Sure. sir, if you kindly share your email, I बिल्कुल, will ऐसा मैं आपको make बताऊं कि contact. डॉक्टर इमराना, थैंक यू सो मच। आपने हमारे इनके जो एक हेड हैं हमारे पास एज ए स्पीकर भी आ रहे हैं, इब्राहिम मंसूर, और Uh-huh. इनकी यूनिवर्सिटी से ही हैं, इन्होंने ही उनको कहा है पाकिस्तान आ रहे हैं, और उनका पहला लेक्चर हमारे जॉइंट सेशन में भी है। अब वो एक वर्कशॉप भी करा हाँ। रहे हैं। हम फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजियोलॉजी, पाकिस्तान वुमेन मेडिकल एसोसिएशन, पीएमए के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ इन फ्यूचर के अंदर इस रिसर्च के अंदर कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। और उसकी मज़े की बात है, ही इज़ रीचिंग ऑन 9 को आ रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट हमारे पास 13-14 तक रहे। अजहर जदून साहब। सर एक और भी रिक्वेस्ट है कि जी अगली जी, बार पैप जो है सर जद्दा में होनी चाहिए। आप रखें, हम कर देते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ, जब आप कहेंगे हम रख देते हैं। नहीं आप सर, स्पॉन्सर मतलब कर दें, सोचना आप चाहिए। स्पॉन्सर कर दें। ये आमिर इजाज साहब हमारे वो हैं चीफ साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं। हम इंशाल्लाह, आप स्पॉन्सर कर दें, हम रख देते हैं। जी अजहर जदून साहब। सॉरी जी, ये मैंने नहीं अजहर नहीं, का फोन ले लिया क्योंकि मेरे फोन में कुछ गड़बड़ अच्छा, थी। मैं परेशान हो गया अजहर जदून साहब का। जी जी हाँ, कि अजहर जी, क्या मैडम बोल रहे हैं। सलमा अजहर मेरे कुंदी। साथ ही बैठे हैं, सुन रहे हैं। जी जी। तो वो यूं था, इमराना, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर टॉक माय एंड दिस प्लेजर टॉक इज मैडम। नेक्स्ट टू माय हार्ट, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हूँ इस कैंसर रिसर्च में। माय मदर हैड अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ 5 कैंसर्स, और आखिरी 2.5 साल तो उनके ऊपर जितनी भी मैं पेपर्स पढ़ती थी, मुलाजिम साहब की इजाज़त से हम वो ड्रग्स अम्मा पे ट्राई करते रहे, अच्छा इंक्लूडिंग फेनबेंडाजोल जो पाकिस्तान में नहीं था, और फिर मुझे इंडिया से और इंग्लैंड से मंगाना पड़ गया था। तो मतलब है कि आप जो कुछ सीखते हैं इमराना, आई वुड बी हाईली प्रैक्टिकली अप्लाई ऑब्लाइज्ड करने की कि कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल मुलाजिम साहब के साथ हमें एक रिसर्च सेल बना लेना चाहिए, जिसमें हम जितना कुछ सीख रहे हैं वो पेशेंट्स को, ऑन्कोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लेके हम डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बिल्कुल। इम्यूनोथेरेपी वो समथिंग न्यू जो पाकिस्तान में बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि ऑन माय मदर इट हैड अ वेरी बैड इफेक्ट, लेकिन एटलीस्ट वी बॉट हर 2.5 years। तो ये एक बहुत दर्द भरी कहानी है, where cancer epigenetics and genetics is concerned, और मेरे ख्याल में इससे बढ़ के इबादत नहीं है इमराना, आप और आपका ग्रुप जो जद्दा में कर रहा है। और जो भी पैप की कॉन्फ्रेंस वहाँ होगी, although I'm a physiologist but I will be the नहीं, आप first one बिजी to हैं go मैडम, there। मुझे पता है आपकी बेटी की शादी है, वरना मैं उन्हीं दिनों में बहुत आप मसरूफ होंगी। 15 तारीख अक्टूबर को, 14 को। नहीं, ये तो हम फिर कभी रखेंगे ना, जब हाँ, हम बाद में इमराना की बात इंशाल्लाह। जी जी, रखेंगे वो इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन मैडम एक्चुअली हमें डायबिटिक जो एक प्रेसिडेंट ऑफ डायबिटीज है ना, उन्होंने जद्दा में किया, डॉक्टर अब्बास रजा सर तो जानते हैं, सर के तो समधी हैं। हाँ, मेरे समझी हैं। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह। तो वो यूं है ना इमराना, आपने, सर ने, मैंने हम बैठ के अपने ऑन्कोलॉजिस्ट भाइयों के साथ बैठ के वी हैव टू मेक अ कंसोर्शियम और समथिंग, अ नाइस थिंक टैंक, और जितना इल्म यहाँ पे मौजूद है जिसमें हम मुबीन सैयद साहब को इन्वॉल्व करेंगे, जी ताकि वो भी बिल्कुल, हमें रास्ता जी इनको कॉल दिखाए, करें। और जितने भी ये कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका दर्द हम कुछ कम कर सकें बेशक बेशक। जज़ाकल्लाह। इफ इंशाल्लाह।
Anybody ask the question? Haseeb Saab, you want to ask some question? Professor Abdul Hafiz Haseeb Khan. हसीब आप अनम्यूट करें ना, तो आपने मुझे मैसेज भेजा है, आप हाँ जी सवाल जी पूछें। जी 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 सर। मैं ये पूछना चाहता मैडम से कि कोई लो कॉस्ट कोई ऐसी सीक्वेंसिंग है जो अवेलेबल हम पाकिस्तान में कर दें जिसकी वजह से एपिजेनेटिक बेस्ड रिसर्च पे कोई मोडेलिटी डेवलप हो जाए, कोई टेस्ट डेवलप हो जाए जो पेशेंट्स को स्क्रीनिंग पर्पस के यूज कर सके। सर Can अभी we तो have? सर अभी तो अवेलेबल नहीं है। एक हाँ। लैब उधर है बैंकॉक में सर, एक लैब हमारे ही जो ग्रुप के लोगों ने बनाई है। चाइना बहुत ज़्यादा इसको वेलकम करता है। लेकिन सर मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए इतने प्रॉब्लम होगा कि माइथलेटेड पायरो सीक्वेंसेस ना ले सके। मतलब मेरा नहीं ख्याल है कोई कोई इशू इतनी नहीं है, कोई इशू नहीं है हाँ कोई हसीब। इशू नहीं है सर। बात वही आ जाती है, मैं फिर वही आपसे कहूंगी कि जब तक हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट इस बात को नहीं, हम उसको ये बात मैसेज नहीं अंडरस्टैंड कर देंगे कि सकता ये हूँ। टेस्ट की ज़रूरत है, जब वो ये कहेगा ये टेस्ट की ज़रूरत है, तो सर अच्छी लैब्स, मतलब जैसे शौकत खानम आगा खान, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन बात ये कि क्या उनको इस बात का पता है कि उन्होंने टारगेट करना है हाइपरमिथाइलेशन और हाइपोमिथाइलेशन को। ये एक इम्पॉर्टेंट सर इस वक्त पॉइंट है। जिस तरह सर मुझे आज भी याद है कि जो मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था एक दफ़ा, उसमें मैंने शौकत खानम में, तो मैंने उस बात पे बात की थी कि आप जो कीमोथेरेपी आप दे रहे हैं, आप न्यू एडजुवेंट दें, आप एडजुवेंट मत दें। क्योंकि न्यू एडजुवेंट के बाद आपको ये पता चल जाता है कि पेशेंट को 4 साइकिल के बाद या 2 साइकिल के बाद रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया है तो आप एक बंदे को 6 साइकिल्स क्यों दे रहे हैं? उसको इतने साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी खराब हो रही है। सो ऑलवेज गिव न्यू एडजुवेंट्स, नॉट एडजुवेंट। उस पे सर मुझे बड़ा मुझे क्वेश्चनिंग हुई थी, ऑल्दो आई वन द फर्स्ट प्राइज ऑल्सो। 2007 में डिसीजन हो चुका है ऑलरेडी यूरोपियंस का कि आपने न्यू एडजुवेंट देनी है, क्योंकि न्यू एडजुवेंट के बाद आप स्पेसिमेन देख सकते हो, आप उसको देखकर बता सकते हो कि रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया, चेंज द थेरेपी। सर मैं यही तो कह रही हूँ कि वी डोंट बिलीव इन पर्सनलाइज थेरेपी। थेरेटिकली हम बात कर रहे हैं, अगर एक बंदे को नहीं आया तो आप दूसरी थेरेपी देना, उसको 4 साइकिल किसी और चीज के दें। आप न्यू एडजुवेंट में तो को पता नहीं चलना रिस्पॉन्स आया कि नहीं। ऊपर से आप जब एडजुवेंट दे रहे हैं तो 6 वीक्स आप पेशेंट के वैसे खराब कर रहे हैं, क्योंकि न्यू एडजुवेंट आपने सर्जरी से पहले देना है, एडजुवेंट आपने सर्जरी के बाद देना है। तो 6 हफ्तों में जो सेल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गए हैं वो तो मैक्रोमेटास्टेसिस बना लेंगे ना सर। ये बातें मतलब इस पे फाइट करना पड़ता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करना बहुत जरूरी है कि उसको बाकी भी सर मुझे नहीं इन्वॉल्व करना बहुत अहम है, बहुत अहम है बहुत सर। अहम है सर, क्योंकि उनको पहले वो कन्विंस होने चाहिए, सर्जन कन्विंस होना चाहिए कि पेशेंट इंपॉर्टेंट है, सर्जरी मेरे पास आएगी, मुझे पहले सर्जरी नहीं करनी है। मेरे पास आ जाएगा पेशेंट, मुझे थोड़ा सा 2 हफ्ते उसको कीमो देकर ताकि उसके माइक्रोमेट्स को मैं कंट्रोल कर लूँ, फिर मैं सर्जरी कर लेता हूँ। हाँ Acha, सर, thank you ये so छोटी much, छोटी Dr. चीजें सर। Imrana. We are getting short of the time, and over Sure, sir. to Professor Salma Kundi, inshallah. At so many suggestions you have given on this platform, and inshallah, your boss is coming here, and inshallah we will collaborate. He is staying here in Pakistan for 5 days, and 4 nights he is here, and inshallah we will have one step more, as you have offered. Our next inshallah meeting may be in March, April in Jeddah, inshallah. Over to Professor Salma Kundi, inshallah. You are also very good suggestion, inshallah. We can make a very good research center on the with collaboration of these 4 or 5 societies, and in collaboration of international societies, inshallah, to help all these things. What you can do, inshallah. Over to you, Professor Salman Kundi. Thank you so much, Professor Mulazam Bukhari Saab. As usual, you've got the best presenter for us even this time. Imrana was literally out of the world, and so was her lecture. Thank you, Imrana Tanveer Saiba. Thank you for your time on this Sunday. And inshallah, we'll all collaborate with you. Even if we come to Jeddah for that purpose, we will. And we'll have a center for you in Pakistan as well, inshallah, Talaul Aziz, so that all the people suffering from this bad disease recover as soon as possible and they can see a ray of hope. And I believe कि अल्लाह पाक ने हर बीमारी के लिए इलाज निकाला है, बस ढूंढना हमारा काम है, और अल्लाह पाक हमें वहाँ जल्दी पहुँचा देगा इंशाल्लाह ताला. Thank you, Imran, and thank you everyone who is listening to this webinar.
because you've taken time out on a Sunday. I really appreciate it, and Allah bless you for that. Pakistan Zindabad. Thank you so much. God bless you, and God bless everyone, and God bless Pakistan. And we pray for the flood peoples who are suffering with it, and after rehabilitation, Allah bless Pakistan. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. Thank you so much. Thank you, Thank you, Jay. sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.